वर्कशॉप का शुभारंभ करते हैं। यस, पहली चर्चा तो ये कि हमें इस वर्कशॉप की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा तो पहले एक सिस्टम था, हम इंजीनियर्स थे, हम ये अपना काम बखूबी कर सकते थे। तो इसका कंटेक्स्ट ये है कि आज हमारे देश में 63.7 लाख किलोमीटर ऑफ रोड्स हैं, लेकिन हमारे पास कितने ब्रिजेस हैं हमें नहीं पता है, और उन ब्रिजेस में से कितने डिस्ट्रेस्ड हैं, कितने रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, कितनों को रिपेयर करके ठीक किया जा सकता है, ये भी हमें नहीं पता है। जो हमने एक स्टडी करी थी 3 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम के तहत, उसमें हमने नेशनल हाईवेज की इन्वेंटरी कलेक्ट की। नेशनल हाईवेज की लेंथ है करीब 1.45 लाख किलोमीटर, और हमने देखा कि उसमें 5% नंबर्स के हिसाब से ब्रिजेस आते हैं जो कि डिस्ट्रेसेस हैं या किसी तरह से उनमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, और 1% ऐसे ब्रिज हैं जो कि रिकंस्ट्रक्शन के काबिल हैं। अब आप इससे यदि एक्स्ट्रापोलेट करें कि 63.7 लाख किलोमीटर में कितने ब्रिजेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो मेरा ख्याल है 6.3 लाख ब्रिजेस आते हैं जो कि कुछ ना कुछ रिपेयर की जरूरत है, और 60,000 ब्रिज ऐसे होंगे जो कि रिकंस्ट्रक्शन की स्टेज में पहुंच गए होंगे। सो इतनी बड़ी भयानक स्थिति है देश में, और ये स्थिति आप छत्तीसगढ़ में भी महसूस कर सकते हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क वैसा नहीं है कि हम इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे ध्यान दे सकें। पहले एक सिस्टम था जब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पे बिग जोन हुआ करता था, साल में 2 बार इंस्पेक्शन करना मैंडेटरी था, एक बार मानसून के पहले और एक बार मानसून के बाद, ताकि आपको पता चल सके कि मानसून के पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हम ठीक कर दें जो कि मानसून में जाके एक्सग्रेट हो सकती है, और मानसून के बाद हम देखते थे कि वो जो हमने रिपेयर किया था वो ठीक है कि नहीं है, और यदि कोई नया डिस्ट्रेस पैदा हो गया तो उसे ठीक कर लें। और इस तरह से हम हमेशा तैयार मूड में रहते थे कि हम कोई भी ब्रिज हो या कोई भी सिस्टम हो उसे ठीक करके रख सकते थे। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि हम रोड का इंस्पेक्शन तो करते हैं या रोड से जा रहे होते हैं तो इवन पॉट होल हमारा अटेंशन अट्रैक्ट करता है, बट चूंकि ब्रिज में मोस्ट ऑफ द डैमेजेस स्टार्ट फ्रॉम अंडरनीथ, या तो गर्डर में या स्लैब में या कवर हो रखी है वहां पे होते हैं, वो हम देख नहीं पाते हैं। वी आर इन हरी, हम लोग बिल्कुल दौड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हमें नीचे जाके भी देखना है। तो एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की जरूरत है, और हम सब उसके पार्ट हैं। जैसा कि आपके प्रमुख अभियंता महोदय ने कहा कि लगता है अब छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी उस प्रोग्रेसिव मोड में होगी और हमें ये सिस्टम को फिर से शुरू करना होगा। एज ए क्लाइंट, पीडब्ल्यूडी के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं या प्रमुख अभियंता हैं, उनको क्या चाहिए? उनको सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि ब्रिज सेफ हो, रिलायबल हो, और ट्रैफिक के लिए हमेशा यूजफुल हो। और यदि उसमें कोई भी रिपेयर की आवश्यकता है तो कितने सारे ब्रिजेस ऐसे हैं जहां रिपेयर की जरूरत है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, और कितना फंड चाहिए। तो ये चीज आप तभी कर पाएंगे जब इंस्पेक्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, और एक एस्टिमेट बना के तैयार रखेंगे और अपने गवर्नमेंट को दे पाएंगे। और गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली हर साल बजट पैदा करेगी, और आप सुचारू रूप से आप अपना काम कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट के लिए एक्शन प्लान है कि एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें विद इन द डिपार्टमेंट, एक एनुअल प्लान मैंडेटरी हो ब्रिजेस के लिए, स्पेशली कि ब्रिज के लिए रिहेबिलिटेशन करने के लिए एनुअल प्लान क्या है पूछा जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग होती रहे, इसके लिए एक सिस्टम हो, और इंस्पेक्शन के लिए क्या जरूरी चीजें हैं, क्या इक्विपमेंट्स हैं, उनको परचेज किया जाए, उन पर ट्रेनिंग कराई जाए, ताकि डिपार्टमेंट के लोगों की जो क्षमता है वो बढ़ जाए
और उसमें उनको इंटरेस्ट भी आए कि हाँ ये एक नया अच्छा काम है और इसे हमें करना चाहिए, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। इतने बैकग्राउंड के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें 4 स्टेक होल्डर हैं और सबके अपने डिफाइंड रोल्स हैं। गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट इट्स पॉलिसी फ्रेमवर्क, बजट प्रोवाइड करना है, एनुअल प्लान्स देना है जैसा हम बात कर चुके हैं, और डिपार्टमेंट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक स्पेसिफिक डिवीजन, स्पेसिफिक सेल क्रिएट किया जाए जिसमें लोगों को ट्रेन किया जाए फर्स्ट इंस्टांस में, और जब वो लोग ट्रेन हो जाएं तो बाकी सारे इंजीनियर्स को हर डिवीजन में जो भी देख रहे हैं उनको भी ट्रेन करते रहें ताकि डिपार्टमेंट की एज ए होल कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। अभी आज की स्थिति में सारे काम हम लोग कंसल्टेंट के थ्रू करा रहे हैं, डीपीआर भी उन्हीं को बनाना है, डिजाइन भी उन्हीं को बनाना है। उस वक्त हमें यह देखना है कि वो डीपीआर ठीक से बन रही है कि नहीं बन रही है। हम उसके बहुत ही अंदर निटी ग्रिटी में ना जाएं, बट ये जरूर देखें कि उन्होंने डिजाइन फिलॉसफी दी है, उन्होंने किस तरह से डिजाइन किया है, क्या बेसिक्स है उस डिजाइन का, उसमें डिटेलिंग उन्होंने एनफोर्समेंट की प्रॉपर की है, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस प्रॉपर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, जैसे कि हमें कंस्ट्रक्शन के समय देखना होता है। और जब कंप्लीशन हो जाए उसके बाद उसका मेंटेनेंस मैनुअल क्या होना चाहिए, किस किस फ्रीक्वेंसी पे इंस्पेक्ट करना चाहिए, वो जरूर उसमें दिया हुआ हो। इतनी इंफॉर्मेशन उनके डीपीआर में अवश्य होनी चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इतना नो हाउ एक्वायर करें कि कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, किस तरह के ड्रेसेस में अप्लाई करना है, उनकी कास्टिंग क्या है, उनकी निटिग्रिटी क्या है, ये उनको अवश्य पता होना चाहिए। कंसल्टेंट से एक्सपेक्टेशंस जैसा कि अभी बात करी, उन्हें ये सारी चीजें करनी है। जस्ट एन रिपीटिशन ऑफ व्हाट एवर आई टोल्ड यू अर्लियर, सो स्किप इट। बट जब भी आप देखें कि कोई भी डिजाइन आपके पास आई है, उसमें ये जरूर देखें कि डिटेलिंग की क्या स्थिति रही है और मेंटेनेंस मैनुअल दिया है कि नहीं दिया हुआ है। और यदि एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रिजेस हैं, मोर देन 200 मीटर लॉन्ग ब्रिजेस बन रहे हैं आपके स्टेट में, तो आप ये भी इंश्योर करें कि उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन उसमें किया गया है कि नहीं है, ताकि आपको वो इंस्ट्रूमेंटेशन टाइम टू टाइम ये इंफॉर्मेशन देते रहें कि ब्रिज की हेल्थ क्या है और कहीं पे कोई अटेंशन की आवश्यकता है। तो इन सारे बैकग्राउंड के पीछे बात यही है कि अभी करना क्या चाहिए। तो हमारा एक एनुअल प्लान होना चाहिए और रेगुलर इंस्पेक्शन की एक प्रैक्टिस डाल लें बिफोर मानसून एंड आफ्टर मानसून, और एक कम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन होना चाहिए विथ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एनडीटी एंड एवरीथिंग, जो कि 5 साल में मैंडेटरी हो। जो इनएसेसिबल साइट्स हैं उनके लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट भी हमारे पास होने चाहिए, जो कि ड्रेन्स आजकल बहुत ही उपलब्ध हैं, काफ़ी अच्छी तरह के आ गए हैं। थर्मल कैमराज यूज हम कर सकते हैं, जिसमें जिस चीज़ को हम जाके पास से नहीं देख सकते उसको ड्रोन के थ्रू थर्मल कैमरा से कैप्चर करें, उनसे क्रैक विड्थ वगैरह हमें पता चल सकती है। हायर मॉड्यूल्स में जाते हैं तो हम वर्चुअल इंस्पेक्शन टूल्स क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें फिजिकली देखने की जरूरत नहीं, लेकिन डिजिटल ट्विन्स क्रिएट कर सकते हैं और ऑफिस में आके एनालाइज कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली वी हैव टू कीप ए डेटाबेस which is always available to us for back referencing and doing future works. So prevention is always better than cure, and stitch in time saves 9. These are the 2 paradigms which we must remember while dealing with the bridges. तो इन सब चीज़ों के लिए हम एक ऐसा एनुअल प्लान बना लें, जो मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। राइट फ्रॉम अप्रैल वी शुड स्टार्ट अवर होमवर्क कि प्री मानसून इंस्पेक्शन कैसे प्लान करें। इस प्लानिंग के बाद मई में हमें इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए, और यदि जो इंस्पेक्शन के बाद हमें जो भी माइनर डिफेक्ट्स दिखते हैं, जो भी
खामियां दिख रही हैं उसे जून में जरूर 15 जून के पहले पूरा कर लें, ताकि मानसून के समय वो चीजें एक्सकागेट ना हो। और फिर मानसून के बाद अक्टूबर में जाएं और देखें कि जो हमने रिपेयर किए थे वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, और यदि कोई नए डिस्ट्रेसेस डेवलप हुए हैं तो उन्हें नोट किया जा सके। बाय नवंबर अगेन वी कैन रिपेयर ऑल दोज डिस्ट्रेसेस। एंड जिन इस ब्रिजेस में हमें लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है, उसका प्लान हमारा तैयार हो जाना चाहिए जनवरी तक में, ताकि हम बजट के लिए उसे गवर्नमेंट को प्रपोज कर सकें और उसका लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन कर सकें। This is all for the background, and with this background we'll move further to next of our topics. इसमें यदि कोई आपकी तरफ से इंटरेक्शन या कोई फीडबैक है तो बताइए। इंस्पेक्शन के पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ब्रिजेस बिहेव कैसे करते हैं और कंस्ट्रक्शन के समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन सी जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो देखना चाहिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स विल सी व्हाट वी कैन डू। ये कंस्ट्रक्शन के समय के पिक्चर्स हैं विथ सोर्स की कितनी परेशानी हो रखी है। यहाँ पे कोडल प्रोविजंस गिव्स वेरी गुड डिटेल्स रिगार्डिंग द क्वालिटीज एश्योरेंस क्लासेस सजेस्ट किए गए हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। Q3 एंड Q4 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ब्रिजेस। जहां भी 60 मीटर से कम के स्पैन है, ये 20 मीटर से स्पैन कम लेंथ है और 60 मीटर से टोटल लेंथ कम है, Q3 इज एप्लीकेबल एंड Q4 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी long bridges having more than 60 meter length as well as span more than 20 meter. And what is the requirement of Q3 and Q4 is every stage there has to be a quality assurance plan and system, and we have to see whether the supplier, the contractor or material supplier has a quality policy in its office, in his organization. He has to have a quality assurance team, and there has to be 3 level of audits as well. एक ऑडिट बेसिक लेवल पे होगा जो कि प्रोक्योर करेगा रॉ मटेरियल्स, उसके बाद उस सिस्टम को प्रोक्योर करके मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कैसे क्रिएट, उसका एक सिस्टम उसके यहाँ होना चाहिए, और फाइनल प्रोडक्ट जो आता है उसकी टेस्टिंग के लिए एक दूसरा लेवल होना चाहिए, एंड थर्ड लेवल होना चाहिए जो कि उसमें सारी चीज़ों को सर्टिफाई करेगा। इन तीनों चीज़ों के बाद में जब आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा प्रोबेबली वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आएगा। और आप परचेजर हैं, इनफैक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योर करते हैं तो आपकी अपनी पॉलिसी होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल हैं, उन स्पेसिफिकेशन को रिलेवेंट वर्क के लिए उसमें डाल के ही आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योर करना चाहिए। बहुत बार इसमें थोड़ी सी मिसहैंडलिंग होती है और उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन के समय या एक्सक्यूशन के समय हमें परेशानी होती है। तो दिस आई एम गिविंग फूड फॉर थॉट। इन चीज़ों को आप जरूर देखें, और आपका अपना इंटरनल क्वालिटी सिस्टम होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान इज डिफरेंट देन क्वालिटी कंट्रोल। यदि हम चीज़ों को पहले से ही देख के ऐसी चीज़ें लें जो कि ठीक हैं, एग्रीगेट है, सीमेंट है, स्टील है, चीज़ों को यदि प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाइड क्वालिटी के लें तो शायद जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बनेगा वो बेटर होगा। इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस प्लान इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वालिटी कंट्रोल विच हैपन्स आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन क्रिएटेड, एंड देयर हैज टू बी अ सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स which must be done by a third party rather than the same persons or same team who is doing this project. हम यदि अपने ब्रिज को चाहते हैं लॉन्गर लाइफ का हो,
ड्यूरेबल हो, जो डिज़ाइन पीरियड लिया गया है उस डिज़ाइन पीरियड से उसकी लाइफ ज़्यादा बने। तो हमें इन सब चीज़ों पे ज़रा ध्यान देना पड़ेगा कि डिज़ाइन के समय कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं। उसके लिए कोडल प्रोविजंस IRC 112 प्रोवाइड्स करता है बेसिकली कि वो सेफ, सर्विसेबल और नो उसमें एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हो, ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप भले ही पूरे डिज़ाइन प्रोसेस को ना जाने, लेकिन आप उस वक्त ये ज़रूर पूछें उससे और ज़रूर देखने की कोशिश करें कि सेफ्टी लिमिट स्टेट सेटिस्फाई हुई है कि नहीं हुई है उस स्ट्रक्चर में। उसका मतलब होता है कि स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ओवरशूट तो नहीं हुए हैं, स्ट्रेसेस इतने नहीं है कि आपकी लिमिट स्टेट से ज़्यादा हो गए हैं। इक्विलिब्रियम यानी सिग्मा एम, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड 0 होना चाहिए, सिग्मा एम 0 होना चाहिए। ये बेसिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, मोस्टली होती हैं। बट जो अभी इन चीज़ों के बाद भी सर्विसेबिलिटी लिमिट जो कि बेसिकली क्रैक विड्थ पे है, डिफ्लेक्शंस पे है, फटीग पे है, ये लिमिट्स जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके बारे में आप उससे जरूर पूछें और कहें ये कैसे सेटिस्फाई करती हैं। आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि उसने डिजाइन पूरी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर से करी, किससे करी, बट ये 3 चीजें यदि आप पूछेंगे तो आपको लगेगा सेटिस्फेक्शन कि हाँ डिजाइन परफेक्ट बनाई है उसने। एंड ड्यूरेबिलिटी कम इनटू प्लेस if these things have been satisfied. Economy will automatically come if these are satisfied. फिर हम आते हैं बेसिक मटेरियल्स पे। यदि हम ड्यूरेबल चाहते हैं तो हमें इंग्रेडिएंट्स अच्छे होने चाहिए। यदि खाना अच्छा चाहिए तो उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे होने चाहिए। और बेसिकली 5 आइटम मैंने इसमें लिस्ट किए हैं: सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, स्टील एंड concrete mix. Let's see the cement. Cement, in fact ये तो concrete mixes का आइटम है कि 400 kg पर क्यूबिक मीटर से मिनिमम कंटेंट इतना होना चाहिए और मैक्सिमम 450 kg होना चाहिए। इससे ज़्यादा करते हैं तो प्रॉब्लम है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, सिंकेज, क्रीप, एवरीथिंग। एंड लो है तो स्ट्रेंथ की इश्यूज रहते हैं। OPC ग्रेड 33 नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन यदि OPC 43 एंड 53 यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो सीमेंट कंटेंट कम कर दें। वी हैव टू कीप इट माइंड। हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर आपको समझाने की कोशिश करें कि इसमें कम किया जा सकता है कि स्ट्रेंथ अच्छी है। सॉइल कंडीशन कैसी है जहां पे आप ब्रिज बना रहे हैं, या वाटर स्टैग्नेशन है तो वाटर किस क्वालिटी का है, इस बात पे जरूर ध्यान देना है। यदि सैलिनिटी इन सॉइल exceeds 0.2%, which is in terms of potassium sulfate and sodium sulfate, तो आपको सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट ही यूज करनी है, नॉर्मल सीमेंट मत यूज करने दीजिए। इसी तरह यदि ग्राउंड वाटर की सैलिनिटी 300 ppm से ज्यादा है तो आप सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट ही यूज करें, ये आपने ध्यान देना है। सीमेंट में टोटल क्लोराइड कंटेंट should not exceed 0.05%, 1% for RCC and for PSC 0.05%. Because chloride is the main constituent which creates the corrosion, which starts the problem of corrosion. Or sulfur content should not be more than 3.4%. It is usually strength as well. So ये चीजें यदि आप सीमेंट प्रोक्योर करते समय इतनी ध्यान रखेंगे तो you will get a good quality of cement and relevant quality of cement rather, I would say. Coming to the aggregate, aggregate has to be clean, hard, non-porous, preferably from igneous rock or metamorphic rock, not from the sedimentary rocks. ऐसा एग्रीगेट नहीं यूज करना है जो सिलिका अल्कली रिएक्शन क्रिएट कर सकता है, जो कि वन ऑफ द मेन रीजन फॉर ब्रिटलनेस ऑफ द कंक्रीट। फ्लैकीनेस इंडेक्स
चेक करना है, इट शुड नॉट एक्सीड 35%। हालांकि ये रिक्वायरमेंट तो आपकी रोड वर्क्स में भी अप्लीकेबल है, बट यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि उससे स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाती है। फ्लेकिनेक्स एडगेट्स बीच में ही टूटते हैं आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड, एंड कंक्रीट बिकम्स लूज स्ट्रेंथ। ग्रेडिंग इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि देखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। कोड स्पेसिफाई करता है कि आरसीसी और पीएससी के लिए नॉमिनल साइज 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत जगह देखा जा गया है कि 20 mm से तो ज्यादा ही होता है, कम होता नहीं है। उसके बाद उसमें 12.5 mm का जो कंस्टिट्यूएंट्स है शुड नॉट बी मोर देन 5%, एंड 4.75% पासिंग जो है शुड नॉट एक्सीड 10%। ये ध्यान देंगे तो आपकी जो मिक्स है वो बहुत बढ़िया बनेगी। सैंड यूज कर रहे हैं, उसकी फाइननेस शुड नॉट बी लेस देन 2 एंड मोर देन 3.5। ये मोटी चीजें हैं जिन्हें ध्यान देना है। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बट वी हैव टू गिव जस्ट कॉग्निजेंस टू इट। वाटर इज अनदर very very important for durability of the structure and good quality of concrete. pH should not be less than 6. It has to be alkaline, rather more than 7. And permissible limit of solids: organic 200 ppm, inorganic 3000 ppm, sulfates 400, chlorides should not exceed 500 or 2000 EC in total। और उसको टेस्ट कैसे करें आप? ये तो ठीक है, केमिकल एनालिसिस से आएगा, NaBO से टेस्ट होके आएगा, लेकिन आप फिजिकली कैसे टेस्ट करो? तो आप डिस्टिल वाटर लो, उससे अपना कंक्रीट मिक्स बनाओ, ब्लॉक बनाओ, और ये जो पानी जिसको यूज करने वाले हो उससे अपना ब्लॉक बनाओ, उसको टेस्ट करो। द स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 90%। यदि 90% से कम हो गए तो आप रिजेक्ट कर दो, ये पानी ठीक नहीं है भाई, आप पानी बदलिए, बेटर पानी लाइए। केवल ये कह देने से कि पोर्टेबल वाटर इज गुड फॉर कंक्रीट इज नॉट इनफ, वी हैव टू गेट इट टेस्टेड। सो दिस इज द आई मीन वन सच मेथड विच इज वेरी सिंपल मेथड कि आप ब्लॉक बना के आप टेस्ट कर लो, और यदि ये होता है तो आप पानी अलाउ करो, नहीं तो नहीं अलाउ करो। कमिंग टू स्टील, स्टील के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हु इज द अपेक्स बॉडी टू क्रिएट द स्पेसिफिकेशंस, हैज सेड इट शुड बी मेड फ्रॉम बिलेट्स। और हमने पहले इसलिए इंसिस्ट किया था कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर हैं बिलेट्स के, उन्हीं से स्टील लेंगे। लेकिन अभी बहुत प्रेशर के बाद हमने उसको थोड़ा रिलैक्स किया कि भाई कोई भी बिलेट बनाना है तो कर लो। अदरवाइज पहले केवल सेल, टिस्को, जिंदल यही प्राइमरी बिलेट्स बनाते थे। तो प्राइमरी स्टील की रिक्वायरमेंट बड़ी अहम है, क्योंकि अभी बहुत सारी रोलिंग्स वाली जो इवन स्क्रैप को रोल करके आपको बार बना कर दे देती है, वो स्ट्रेंथ में कभी भी ठीक नहीं बनता, भले ही वो ISI मार्क लगा के दे दें आपको। तो आप इंश्योर करिए, मैन्युफैक्चरर से क्वालिटी सर्टिफिकेशन मांगिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाके टेस्ट भी कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे ध्यान रखने की जरूरत है। और इंडिपेंडेंट NABL लैब में भी टेस्ट करा सकते हैं। अब स्टील को यूज करने की जब बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्पेसिंग की। बार स्पेसिंग शुड बी एज सच, द कंक्रीट गोज अराउंड ऑल द बार्स एंड कोट इट प्रॉपरली, तभी आपका स्ट्रेंथ स्टील टू ट्रांसफर होता है कंक्रीट में, और कंक्रीट से स्टील में ट्रांसफर होता है। अदरवाइज ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। अभी मैं कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स, बट दे डिडंट फॉलो इट। और जो रिक्वायरमेंट है कि एवरी बार शुड बी इंस्पेक्टेड, उसमें कोई भी डिफेक्ट्स है, ब्रिटल है, डिफेक्टिव है, इट शुड बी डिस्कार्डेड।
एक है कि सेलाइन इन्वायरमेंट है तो हम कोटेड वार यूज कर लें, फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट वाज मेड कॉमन। हम भी कल्प्रिट हैं, मिनिस्ट्री में हमने भी सर्कुलर जारी किए कि आप फ्यूजन बॉन्डेड कर सकते हैं, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस ये कुछ नहीं यूज करना है। आपने मेटलर्जिकली इम्प्रूव्ड स्टील आप टीएमटी यूज कर लो यदि कुछ नहीं है तो, नहीं तो आप स्टेनलेस स्टील में जाओ यदि ऐसी सिचुएशन है। फेराइट ग्रेड जी लो, ज़्यादा कास्टली नहीं होता, 25-30% स्टील वार की कास्ट होगी, स्टेनलेस स्टील वार की एज अगेंस्ट दी नॉर्मल स्टील, एंड टोटल कास्ट ऑफ स्ट्रक्चर विल नॉट बी एक्सीडिंग मोर देन 5%, बट विल इंश्योर योर लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर मोर देन 100 years। क्योंकि फ्यूजन बॉन्डेड में क्या होता है मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये होता है, और ये कोई एक नॉर्मल ब्रिज नहीं है, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है, जो कि अभी बन रहा है और उसमें इस तरह से बार्स यूज हो रही हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने हैंडलिंग के समय अभी ये जो ये क्या है, अच्छा ये नीला है इसलिए इस पे नहीं, ये ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। देखिए अभी अभी से सारे इसमें इन्होंने बाहर जस्ट बेंड किए हैं और सारे इसमें रस्टिंग दिख रही है। ऑल कोटिंग हैज गॉन, हियर दे हैव वेल्डेड इट एंड कोटिंग हैज गॉन। अब ये जब स्ट्रक्चर पे यूज होगा तो दिस विल एक्ट एज ए कंसंट्रेटेड पॉइंट ऑफ कोरोजन, और इससे सारा कोरोड हो जाएगा। इसको कोई नहीं बचा सकता इस स्ट्रक्चर को कि ये अपनी 100 years लाइफ को यूज करेगा। When I inspected, I banned this use. I said कि या तो आप स्टेनलेस स्टील यूज कर लो, otherwise go for normal steel, that will still be better. जो हम डिटेलिंग ऑफ एनफोर्समेंट की बात कर रहे थे, ये देखिए क्या हाल हो रखा है इसमें। आप बंडलिंग देख सकते हैं, एक भी स्टील कोटेड नहीं है, कोई भी इसमें कंक्रीट गया नहीं। कंक्रीट का एग्रीगेट का साइज देखिए आप, कहीं से भी क्या कहते हैं उसमें फाइंस नहीं है, कहीं भी अच्छी क्वालिटी की कंक्रीट नहीं है। और ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, मेड बाय L&T, डिजाइंड बाय L&T, हु आर द पायोनियर्स ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो ऐसी लापरवाही यदि ऐसे लोगों से हो सकती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे नहीं हो। ठीक है, एनीवे लेट्स सी दैट। देन कमिंग टू स्ट्रक्चरल कंक्रीट, अभी हमने सीमेंट प्रॉपर ले लिया, एग्रीगेट, वाटर, एवरीथिंग इज प्रॉपर, देन आवर कंक्रीट विल सर्टेनली बी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। मेरा सजेशन होगा जितना पॉसिबल हो सके आप हायर ग्रेड ऑफ मिक्सेस में जाइए ब्रिजेस में। Although code provides कि 25 MPa is good enough for RCC, लेकिन यदि सेलाइन स्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट सेलाइन है, तो गो फॉर मोर देन 50 MPa। कंसिस्टेंसी स्लम्प जो है मोर देन 50 mm होना चाहिए फॉर RCC, अदरवाइज कंक्रीट फ्लो नहीं करेगा रिइंफोर्समेंट के बीच में, और इसी जो पहले भी फोटो देखा उसी तरह क्वालिटी आएगी। अंडर वाटर करना है, 100 MPa से ऊपर होना चाहिए। तो कंक्रीट की क्वालिटी टेस्ट करने का यह है कि जब आप मिक्स को अप्रूव कर रहे हैं उस वक्त यू मस्ट इंश्योर कि टारगेट स्ट्रेंथ इज एटलीस्ट 10 MPa मोर देन योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। आप जब क्यूब टेस्ट करें तो यू मस्ट इंश्योर, अभी तो कोड से 10 को भी बढ़ा दिया, 12 MPa कर दिया है, यानी 25 MPa की यदि आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है तो आपको जो टारगेट स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए जिस वक्त आप क्यूब अप्रूव कर रहे हैं 35 MPa का करेंगे आप। सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इट। एंड नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी मोर देन 20 mm। टेम्परेचर ऑफ
कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन 5 डिग्री और 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्योरिंग में प्रॉब्लम आएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, योर क्योरिंग विल नॉट बी प्रॉपर। इफ लेस देन 5 डिग्री it will prone to freezing and thawing, जिसमें एयर इंट्रैप होगी, हनीकॉम्ब कंक्रीट बनेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट, परमेबिलिटी टेस्ट। कोडल प्रोविजन से भी मैं एग्री नहीं करता। वो कहता है कि 25 mm से कम यदि पेनिट्रेशन हो रहा है तो एक्सेप्टेबल। जय गोपाल साहब हम पे उस पर कमेंट करेंगे बाद में, मैं उनसे जानना चाहूंगा। ये ASTM का भी प्रोविजन है, लेकिन आपका कंक्रीट कवर तो 25 mm है। यदि पानी यदि 25 mm तक चला गया तो स्टील, कंक्रीट स्टील के पास तो पहुंच गया, तो कोरोजन तो आप रोक ही नहीं पाए। तो आपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी कंक्रीट का परमेबिलिटी टेस्ट कर लिया, फिर भी कोरोजन इज इनएविटेबल। दैट्स व्हाई आई से go for higher grade of concrete. If your bridge is important, you must go for 50 MPa and higher. 50 MPa is almost impermeable concrete. It is not a normal concrete, but it's really good for your structure. ये वही दिखा रहे हैं कि कंक्रीट की क्वालिटी क्या है, कंक्रीट मिक्सेस की। ना तो इसमें एग्रीगेट के साइजेस प्रॉपर हैं, ना इसमें फाइन्स है। और जब हमने इसका फोरेंसिक एनालिसिस करी, जब ये फेल हो गया, एक स्पान फेल हो गया था इसका, इसलिए इसको देखना पड़ा। तो भाई लोग इतने दे आर इन हरी, वी आर ऑल इन हरी। मंत्री ने कहा है इसको इनॉग्रेट जल्दी करना है, जल्दी जल्दी बना दो। 28 डेज में इसकी, दिस वाज डिजाइन फॉर 40 MPa कि 40 MPa आना पे 28 डेज में आएगा, तो इसे फ्री स्ट्रेस करेंगे। भाई ने 25 दिन में ही कर दिया। और स्ट्रेंथ थी 32 MPa, वो भी जब 1 महीने के बाद हम टेस्ट कर रहे थे, जब हमने इसके कोर लेके टेस्ट किए तो 32 MPa से ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी। यानी ये हालत है इस कंक्रीट की। अब इस स्ट्रक्चर को यदि अभी सरवाइव भी कर गया तो ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या होगा। हमने उसमें सस्पेक्ट नोट जारी कर दिया था कि इसकी सारी एनडीटी टेस्ट कराओ, उसके बाद भी इस पे ट्रैफिक अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं अलाउ होगा। या ईच एंड एवरी स्पान हैज टू बी लोड टेस्टेड। ये तो गिर गया था, इसको तो रिप्लेस कर ही रहे हैं। तो ये मतलब ब्लंडर कहें, नेग्लेक्शन कहें, क्या कहें इसको, जब एलएनटी कर सकती है तो हमारे लोगों से तो हो ही सकती है। इसलिए यदि हम इन्फॉर्म्ड हैं, हम जब भी जा रहे हैं कम से कम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है। आधे घंटे का समय साइट पे गुजारना है, ज्यादा जरूरत नहीं है, बस उतने में ही हमारा काम हो जाएगा। इसलिए सुपरविजन के समय ये बेसिक चीजें आप जरूर ध्यान दें। ये 5 चीजें, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना ही ध्यान रख लेंगे तो यू विल गेट ए ड्यूरेबल कंक्रीट, ड्यूरेबल ब्रिज। अलाइनमेंट एंड सरफेस इरेगुलरिटी पे आप ध्यान दें, ताकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ताकि आपका कोई भी स्ट्रक्चर आउट ऑफ प्लान नहीं जाए, आरओडब्ल्यू के बाहर नहीं जाए। रेनफोर्समेंट डिटेलिंग जैसी अभी चर्चा करी हमने, कंक्रीट यदि चारों तरफ नहीं जाता, एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं बनता है, स्ट्रेंथ विल बी वीक। Another most important, although structurally that is not, important, those are the furniture accessories. Expansion joint, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, यदि इरिटेशन करता है ब्रिज पे तो है एक्सपांशन जॉइंट। जब ठक 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 होता है, मंत्री जी कहते हैं क्या ब्रिज बनाया यार तुमने, सारा अच्छा काम किया लेकिन इसमें जाके खराब कर दिया। तो एक्सपांशन जॉइंट हैं, रेलिंग्स हैं, फ्रिक्शन ब्लॉक्स हैं, फुटपाथ्स हैं, यूटिलिटीज के लिए सर्विसेज बनाई हैं, ये सारे फर्नीचर एंड एक्सेसरीज पे भी ध्यान देना है हमें। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दोस मटेरियल हैज टू बी टेस्टेड। एंड जब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में तो है ही, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में भी है कि आप 5% टेस्ट में जरूर शरीक होंगे, खुद करवाएंगे अपने सामने, भले ही कंसल्टेंट 25% कर रहा है या 50% कर रहा है। तो यू मस्ट इंश्योर दैट यू आर ए पार्ट ऑफ दैट फील्ड टेस्टिंग, सो दैट यू आर अवेयर दैट वॉट एवर इज रिपोर्टेड टू यू इज रियली करेक्ट एंड गुड। यदि ये सारी चीजें
जो हमने बात करी यदि होती तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर गिर नहीं जाता है। केवल इतना ही दिखाने के लिए फोटो है, और ये कहीं और का नहीं है, एक्सप्रेसवे का ही है। तो हमें इन सारी चीजें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देखनी है, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो गया उस वक्त भी बहुत हरी नहीं होनी है। वी आर ऑलवेज इन हरी। मंत्री जी कहते हैं इनॉग्रेशन करना है इस तारीख को, हम अलाउ कर देते हैं। नहीं, उसके पहले ये सारी चीजें इंश्योर जरूर कर लें। ये जरूर देख लें कि सारी एनसीआर क्लोज हुई कि नहीं हुई। मोस्ट ऑफ दी केसेस में एनसीआर जारी होती रहते हैं, कंसल्टेंट जारी करते रहते हैं, और लास्ट मोमेंट जब कंप्लीशन की स्टेज आती है तो साहब एनसीआर क्लोज नहीं हुए हैं, या बहुत आपने प्रेशर दिया तो उन्होंने आनंद फानंद में कर दिया और बस इनॉग्रेट हो गया, और उसके बाद तो फिर कोई ध्यान ही नहीं देना एनसीआर पे। लोड टेस्टिंग देखने में बड़ा छोटा सा कॉमन चीज लगती है कि लोड टेस्टिंग क्या है यार, तो होती ही है। लेकिन विद इन दिस हॉल ओनली, जब एशिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज ढोला सदिया डॉक्टर हजारिका ब्रिज को इनॉग्रेशन करना था, तो प्राइम पीएमओ से ऑर्डर आया कि नहीं साहब इनॉग्रेट करना है। हम लोगों ने बोला साहब लोड टेस्टिंग नहीं हुआ। अरे बोले यार छोड़ो यार ना, अभी करा देते हैं। लोड टेस्टिंग हो गई, तो बिना लोड टेस्टिंग के इनॉग्रेट हो गया ब्रिज। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि साहब इसमें 5000 कारें निकल गई, हम लोड टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। कंसल्टेंट ने चिट्ठी लिख के दे दी कि सर ये तो प्रूफ हो गया, इसमें तो 5000 कार निकल गई। आई सेड ब्लडी इडियट, 500 PCU doesn't mean a load testing. Load testing is done by something. तो आपने इंश्योर करना है कि लोड टेस्टिंग के बिना नहीं अलाउ करना है, क्योंकि यदि एक बार इनॉग्रेट हो गया और लोड टेस्टिंग में फेल हो गया तो आप सब प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अब ये लोड टेस्ट में पास नहीं हो रहा है? फिर तो आपकी ये जवाबदेही बन जाएगी कि आप किसी भी तरह से धकाएं और कहें लोड टेस्टिंग में पास हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवे, लाइटर पार्ट ऑफ इट, एज बिल्ट ड्राइंग्स जरूर मानेंगे। आज की स्थिति में हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, पहले तो एक सिस्टम था कि हम हर की एक पूरा डिवीजन में रहता था। आजकल हर डिवीजन ब्रिज कर रहा, पहले ब्रिज डिवीजन एक ही होता था, सभी वहीं पे आके इकट्ठा होती थी, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होता था। आज ये एज बिल्ट ड्राइंग्स हर स्ट्रक्चर की मिल जाए, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यदि एक सिस्टम बना लेंगे तो जरूर मिलेगी, ताकि फ्यूचर में जब भी इंस्पेक्शन करने जाएं, यू नीड दीज डॉक्यूमेंट्स to study and go for the inspection, before inspection. That will, I mean, see during course of discussions. और यदि आप कोई एक important 60 मीटर से ज़्यादा बड़ा ब्रिज बना रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जरूर इंसिस्ट करें। ईपीसी डॉक्यूमेंट में तो हमने डॉक्यूमेंट ये मैंडेटरी कर रखा है, आप आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ये इंसिस्ट करें कि कॉन्ट्रैक्टर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जरूर बनाए, चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट की हो, चाहे प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टील की हो, चाहे लॉन्चिंग की हो, हर स्टेज की, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए ट्रेनिंग कोर्स भी होता है। कभी भी देख के जिस डिवीजन में उतना बड़ा काम नहीं हो रहा, दूसरे डिवीजन वाले उसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और मेंटेनेंस मैनुअल को इंसिस्ट जरूर करिए। कॉन्ट्रैक्टर मेंटेनेंस मैनुअल बनाएगा, इंजीनियर, अथॉरिटी इंजीनियर, कंसल्टेंट जो भी उसे अप्रूव करेगा और आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देगा। लेकिन देखा यह गया है कि बहुत बार मेंटेनेंस मैनुअल केवल नाम होता है, ऊपर लिखा होता है, अंदर कुछ भी भरा होता है नहीं। उसमें 3 चीजें जो हमने अभी पहले बात करी, डिजाइन बेसिस जरूर होना चाहिए। किस डिजाइन बेसिस पे ये ब्रिज डिजाइन हुआ है, क्या क्या स्ट्रेस पॉइंट है, कहाँ कहाँ फोकस पॉइंट है, जहाँ पे स्ट्रेसेस ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, वहीं पे आपके क्रैक डेवलप होंगे, वहीं से फेल्योर होगा, ताकि आप इंस्पेक्शन के समय उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाके इंस्पेक्ट कर सकें। ये बहुत जरूरी है। और उसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो, इंस्पेक्शंस की वेरियस पार्ट्स की सबकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, और यदि उसमें कोई डिस्ट्रेसेस आते हैं तो किस मेथोलॉजी या किस टेक्नोलॉजी को यूज करके रिपेयर करें, ये सारे पार्ट्स मेंटेनेंस मैनुअल में होने चाहिए। और यदि इतना होता है तो आई थिंक यू हैव ए प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर इंस्पेक्शंस एंड फ्यूचर कंट्रोल्स। थैंक यू।